बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से केबी की पाठशाला के इस साइंस की सेशन में। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं और आपका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। बच्चों, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में और मोशन के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं बच्चों कि किसी भी चीज़ों को हम कैसे मेजर करते हैं। बिफोर दिस की आज की हम बात करें, कुछ समय पहले की बात कर लेते हैं, या यूँ कहें कि इवन रूलर साइड की बात कर लेते हैं। बच्चों, ये आम प्रैक्टिस होती थी कि पहले के लोग जो है बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके ही हम मेजरमेंट करते थे। वैसे तो आज आप देखेंगे कि एक डिफिनिट टाइप ऑफ मेजरमेंट का मैकेनिज्म आ गया है, लेकिन पहले के लोगों के पास ये मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं था बच्चों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मीटर स्केल आप देखते होंगे, आज आप एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप अपने पास एक स्मॉल स्केल देखते होंगे। ये सारी चीज़ें पहले के समय में उपलब्ध नहीं थे। तो आखिर पहले के लोग किसी भी चीज़ों की लंबाई को किस प्रकार से नापते थे बच्चों? क्या वो नापते नहीं थे? तो आप बोलेंगे सर नहीं, नापते थे। तो वो क्या करते थे? नापने के लिए अपने बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते थे बच्चों। तो बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो बॉडी पार्ट में उनके पास लेंथ ऑफ आर्म होती थी। अगर आप अपने हाथ की लंबाई लीजिए और उस एक लेंथ ऑफ आर्म से किसी भी, सपोज दैट आपको एक रूम की लंबाई नापनी हो तो लेंथ ऑफ आर्म से आप नापना शुरू किए, या टेबल की लंबाई नापनी हो। मान लेते हैं आपके पास ये एक टेबल दे दिया, या आप मान लीजिए ये आपका बेंच है और इसकी लंबाई आपको नापने के लिए दे दिया गया। बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी मेजरिंग इक्विपमेंट, देन इन दैट केस व्हाट यू विल डू लेंथ ऑफ आर्म, यू विल यूज लेंथ ऑफ आर्म्स, और व्हाट यू कैन ऑल्सो यूज हैंड स्पैन, राइट। इस हैंड स्पैन का इस्तेमाल करके भी आप नाप सकते हैं। तो सेम प्रकार से पहले के लोग भी लेंथ ऑफ आर्म का यूज करते थे। वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ स्ट्राइड, किसान क्या करते थे अपनों खेतों में, वो चलते थे और यह गिनते थे कि कितने स्ट्राइड हो चुके, राइट। उस तरीके से खेतों की वो लंबाई नापते थे। नॉट ओनली दिस, वो यह भी यूज करते थे, अपने फीट का भी इस्तेमाल करके चीज़ों को नाप लेते थे। और यहाँ देखिए किस तरीके से हैंड स्पैन का इस्तेमाल करके वो लंबाई नापा जा रहा है टेबल का, यूज ऑफ हैंड स्पैन फॉर मेजरिंग। तो ये सारे के सारे जो चीज़ है बच्चों, ये ओल्डन टाइम का चीज़ है। ये अभी इस्तेमाल खास करके हम लोग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, इसका भी बच्चों एक रीजन है। क्या रीजन है, यहां पर देखिए। हैंड स्पैन एंड अदर सिमिलर यूनिट्स सच एज लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट मीन्स बच्चों आपका मुट्ठी, फिंगर्स या यूं कहें कि हैंड स्पैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास 5 दोस्त हैं, आप 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्त को मैंने बोला कि इस टेबल की लंबाई मुझे नाप करके बता दीजिए। क्या कर दीजिए? इस टेबल की लंबाई नाप के बता दीजिए। और आप पांचों दोस्त ने अपने हैंड स्पैन का इस्तेमाल किया बच्चों। अब पांचों ने हैंड स्पैन का इस्तेमाल किया तो पता चला कि उनकी मेजरमेंट अगर हमने लिया तो किसी भी बच्चों ने इसको बोला कि 4 हैंड स्पैन आया सर, किसी बच्चों ने बोला कि सर यहाँ तो 5 हैंड स्पैन हो गया, किसी ने बोला कि सर ये तो 3 हैंड स्पैन ही है। बच्चों, बता सकते हैं आप कि इसका रीजन क्या हो रहा है? तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि यस सर, मैं बता सकता हूँ कि इसका रीजन ये हो रहा है कि सभी लोगों का हैंड स्पैन की जो लंबाई है वो डिफरेंट है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे पता यह चलता है कि ये जो मेजरमेंट है ना, हैंड स्पैन, स्ट्राइड्स, फिस्ट, फिंगर, ओके, तो ये सारे के सारे जो है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ है। यही कारण है कि ये जो है लेंथ नापने में जो आउटकम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है। तो यही से जरूरत पड़ी हमें किसकी? एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। क्यों? Because there is a need for such a unit for which measurements of the same length made by different people do not differ. हमें ऐसे यूनिट की जरूरत थी ताकि उनमें से चाहे वो x हो, y हो, z हो या w हो, कुछ भी हो, कोई लड़का हो, कोई भी नापे तो उसकी लंबाई सेम ही हो, उसकी लंबाई डिफर ना हो। यही कारण है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। लेंथ ऑफ हैंड, फिस्ट, फुट, ये टेम्परेरी मेथड है बच्चों। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए बच्चों हमें जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट की, और स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी, और उस यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई वी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो वी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड यूनिट सो दैट इफ एनीबडी measure the length of any object that do not differs from पर्सन टू पर्सन, सबका मेजरमेंट सेम आना चाहिए। इसीलिए हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ी, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट। अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? अगर आपसे पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर मीटर। सो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, और इसको हम सिंबल के रूप में कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है आपको। स्मॉल एम से हम मीटर को डिनोट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों इन सब के अलावे जो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे हो येलो कलर का, ये क्या है बच्चों, ये एक मीटर स्केल है। अब मीटर स्केल का कहानी क्या है बच्चों, इस एक हम मीटर स्केल लिए और इसको हमने क्या किया ना, जीरो से लेकर के 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 0 से लेकर 100 में इक्वल डिवीजन पर डिवीजन कर दिया हमने, इसको इक्वल डिवीजन कर दिया। और एक डिवीजन जो है ना बच्चों, एक डिवीजन जो है इक्वल पार्ट में तो हमने डिवाइड किया ही, एक डिवीजन को हमने बोला 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप क्या बता सकते हैं कि टोटल कितने सेंटीमीटर हो गया ये मीटर स्केल? तो आप में से बोलेंगे कि सर ये मीटर स्केल हो गया, क्योंकि 100 डिवीजन है इसीलिए ये 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमने इसको 0 से लेकर के 100 तक में 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। वेरी नाइस। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इसे निकाल सकते हैं 1 मीटर, माफ कीजिएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बच्चों। ये आपको याद रखना है। देखा आपने किस तरीके से निकला हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन एंड इट डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। बच्चों इस तरीके से अगर हम एक मीटर स्केल लेते हैं एंड सपोज यहाँ से हमने 0 से लेकर 100 तक इसको डिवाइड किया और हर डिवीजन को हमने क्या कर दिया बच्चों, हर डिवीजन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिवीजन में बांट दिया, 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिवीजन में बांट दिया। तो इस तरीके से हमारा टोटल कितने डिवीजन हो गए, 100 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। इसे याद रखना है बच्चों। अब आगे देखिए, ये तो हो गया मीटर स्केल की बात। अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी होगी। अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगी तो उसमें एक क्या होगा आपके पास, एक स्मॉल स्केल भी होगा प्लास्टिक का। अब चूंकि स्मॉल स्केल होगा तो आपने देखा होगा कि वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ये 15 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होते हैं बच्चों। सो आपने अगर केयरफुली देखा होगा तो आपके पास क्या है, एक 50 सेंटीमीटर का स्केल है जो कि मार्क्ड होता है सेंटीमीटर में, और उसके अपोजिट में मार्क होता है बच्चों इंच में। ध्यान से देखिएगा आप अपनी स्केल को, कभी जब भी टाइम मिले इस क्लास के लेक्चर के बाद तो उसको देखिएगा। तो 0 से 5 में बच्चों यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिए एक स्केल दिखाया है आपको, और इस स्केल में आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर 1 से 2 के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये किसकी दूरी है, सेंटीमीटर की। तो इस तरह से टोटल 15 सेंटीमीटर की है। क्या आपको और कुछ दिख रहा है बच्चों? आप बोलेंगे यस सर हमें और कुछ भी दिख रहा है। वो क्या कि 1 से 2 को फर्दर हमने भी डिवाइड किया है 10 पार्ट में बच्चों। यहाँ पर देखिए किसी भी 2 पार्ट के बीच को हमने क्या किया है, फर्दर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों, 10 इक्वल पार्ट में। तो इससे क्या पता चलेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 एंड 2, चाहे वो 1 एंड 2 ले लीजिए या 5 एंड 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हो सकता है मेरा मन 5 एंड 6 लेने का ना हो, मेरा मन है कि 8 एंड 9 के बीच ले लीजिए। तो कोई भी सेक्शन ले लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहा है कि ऑब्जर्व दैट दिस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फर्दर हम हर सेक्शन को हम देखें तो देखिएगा आप अपने स्केल में, या यदि आपके पास स्केल है बच्चों तो आप देख लीजिए उसमें क्या किया गया है, इसको फर्दर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। कितने में, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में क्यों बच्चों, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और यहीं से बच्चों अगर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो क्या आप बता सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये कैसे निकला, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। चूंकि 1 सेंटीमीटर, ना देखिएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं उलट करके, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं हम, इन दोनों में क्या कोई अंतर है, इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे, बराबर ही है, इक्वल है। अब बच्चों यहाँ से हमने लिया 1 यूनिट, 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू आप बोलेंगे सर इसको हम यहाँ इस तरीके से कर देंगे 1 सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो आपको बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर,
या यूँ कहें कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आप अपने 15 स्केल सेंटीमीटर का इस्तेमाल जब करते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होगा जो हम अपने 15 सेंटीमीटर स्केल से माप सकते हैं, तो वो होगा बच्चों 1 मिलीमीटर का। इससे छोटा वैल्यू आप नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि हमारा डिवीजन उस तरीके से नहीं किया हुआ है। हमारा डिवीजन ही 1 मिलीमीटर का स्मॉलेस्ट डिवीजन किया हुआ बच्चों। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू वी कैन मेजर फ्रॉम आवर 15 सेंटीमीटर स्केल इज दैट इज 1 मिलीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, समझ में आ गया है बच्चों, तो अब देखिए एक चीज़, हमने बात कर लिया मीटर का, हमने बात कर लिया सेंटीमीटर का। अब किलोमीटर की क्या आवश्यकता पड़ी बच्चों? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर आपको मान लेते हैं आपको जाना है न्यू दिल्ली टू मुंबई। अगर बच्चों किसी को जाना है न्यू दिल्ली टू मुंबई, तो क्या इतना बड़ा डिस्टेंस हम मीटर में और सेंटीमीटर में नापे? ये तो नाइंसाफी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग स्टैंडर्ड यूनिट को डिस्कवर किया और उसको बोला हमने किलोमीटर। क्या बोला बच्चों? किलोमीटर। और बच्चों इस तरीके से हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर मान लेते हैं हमको ट्रेन की ट्रैक है और उसकी लेंथ की लंबाई मापना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हम मापेंगे किलोमीटर में। क्या मापेंगे? किलोमीटर में। आपकी घर से स्कूल की दूरी, ये किस में नापा जाएगा बच्चों? यह भी किलोमीटर में नापा जाएगा, राइट। आपके घर से पार्क की दूरी, वह भी किलोमीटर में नापा जाएगा। अब क्वाइन है, मान लेते हैं आपके पास क्वाइन है एक, और क्वाइन की थिकनेस आपको नापना है, तो क्या किलोमीटर में नापेंगे? नहीं सर, तो मिलीमीटर में नापेंगे। हम किस में नापेंगे? मिलीमीटर में। तो यह भी प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों। यहाँ से हम ये आउटकम निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये बच्चों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को याद रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू, जैसा कि हमने बताया था कि आपके स्केल में जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का मार्क होता है और वहीं दूसरे अपोजिट साइड में इंच का मार्क होता है बच्चों। सो 1, आपको बस इतना ही जानना है कि 1 इंच बराबर क्या होता है। 1 इंच बराबर बच्चों वैल्यू होता है, ये वैल्यू को आप याद रखिएगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। दैट्स इट। यहाँ से आपको यही चीज़ याद रखना है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेंथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, आपको जो बच्चा पढ़ना है कि आखिर सही तरीका क्या है, किसी भी चीज़ों को, लेंथ को नापने का सही तरीका क्या होता है बच्चों। कहता है कि फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड अप्रोप्रिएट स्केल। हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आप अपने पेंसिल की लंबाई नापना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? जरूरी है कि क्या 100 सेंटीमीटर स्केल को हम ला के उसे नापें? ये तो नाइंसाफी होगा ना। एक आपको पेंसिल है छोटा सा और उसको आप 100 मीटर स्केल नापेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसका क्या इस्तेमाल करेंगे सर? 50 सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा इजीली अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में और वो सूटेबल भी होगा। सिमिलरली अगर हमको हाइट ऑफ द रूम, मान लेते हैं हमारे पास एक रूम है और उस रूम की लंबाई नापना होगा, अगर हम 50 सेंटीमीटर स्केल वाले स्केल से नापें तो क्या होगा? नापते ही रहेंगे हम। तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया है। क्या यूज किया है? मीटर स्केल या मेजरिंग टेप का। मीटर स्केल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग टू वहां देखिए कि क्या कोई वस्तु अगर छोटा है तो हम छोटा स्केल का इस्तेमाल करेंगे, जहां लेंथ ज्यादा बड़ा हो तो हम ज्यादा बड़ी लेंथ वाले स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि रूम का हाइट की जो बात कर रही थी तो हम मीटर स्केल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है बच्चों, मान लेते हैं कि कोई भी चीजें है इस तरीके से कर्व है तो कर्व में हम क्या करेंगे? मेजरिंग, फ्लेक्सिबल मेजरिंग, याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। बच्चों आप जब भी कभी भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते होंगे तो टेलर के पास आपने देखा होगा कि जब भी वो आपका मेजरमेंट लेता है तो इसी फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि उससे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकता है। अगर वो वहां मान लेते हैं फिक्स्ड स्केल का इस्तेमाल करे, लाइक 50 सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल करे, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से अगर आपको कर्व वस्तु का लेना हो या आपको एक ब्रिज की गर्थ का यानी डायमीटर का इसकी लंबाई नापना हो, तब भी आप या तो थ्रेड इस्तेमाल करेंगे या फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं आपका दरवाजा का शेप कुछ इस तरीके से है, कर्व है, और इसकी लंबाई आप नापना चाहते हैं। क्यों नापना चाहते हैं? क्योंकि हमें इसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब का वो जो लड़ी होता है उसे लगाना होता है, तो इसके लिए हमको लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप या फिर वहां अगेन थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और थ्रेड को नापने के बाद उसको हम स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करने के बाद कोई भी मेजरिंग टेप, चाहे वो मीटर स्केल से नाप लीजिए या फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से उसकी लंबाई को नाप लीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चों आप देखेंगे कि क्या है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। इतना होने के बाद बच्चों अब आती है बात कि किस तरीके से हम
अपने स्केल से किसी वस्तु को सही तरीका क्या है। सो व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। बच्चों कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ पर दो आपको डायग्राम दिया हुआ है, बच्चों दो पिक्चर दिया हुआ है, दो फिगर दिया हुआ है, और इसमें बताया गया कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। तो मान लेते हैं कि ये पीस ऑफ पेपर आपके पास दिया हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है, हालांकि यहाँ पर दिखाया हुआ, और उसको हमको लेंथ नापना है। अब लेंथ नापना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सर मुझे स्केल को स्ट्रेट इस पर रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया हुआ है, थोड़ा सा एंगल इसमें टिल्ट किया हुआ है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। सो व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल, देन यू हैव टू कीप योर स्केल erect ऑन द पेपर, राइट। सो ये बच्चों दिस इज द करेक्ट मेथड। अब बच्चों दूसरी चीज कि हमारी आंख का पोजीशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आवर आई वाइल रीडिंग द स्केल। जब हम रीडिंग का ले रहे होते हैं स्केल का, तो उस समय हमारी आंखों का करेक्ट पोजीशन क्या होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर एक पेंसिल है और उसकी लेंथ हम टिप से नाप रहे हैं। तो लेंथ जब टिप से नाप रहे हैं, सपोज दैट एक व्यक्ति ए है जो इधर से देख रहा है, एक व्यक्ति सी है जो इस एंगल से देख रहा है, और एक व्यक्ति बी है जो इस एंगल से देख रहा है। तो आप बताइए कि कौन सा एंगल जो है वो सही है। तो आप बोलेंगे कि सर जो बी देख रहा है वो सही है, क्यों, क्योंकि आपकी पोजीशन ऑफ आई जो होना चाहिए दैट शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई एंड दैट इज द बी की आई, राइट। चलिए, तो आपने सीख लिया कि कैसे हम मेजर करेंगे। आगे बच्चों आपको जो एक चीज सीखना है वो ये कि यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर। अब लेंथ की यूनिट्स देखिए, यहाँ पर एस जुड़ा, अगर आपसे पूछता है एसआई यूनिट आपने पूछा, क्या एस जुड़ा, नहीं, तो आपको क्या देना है आंसर, मीटर। जैसे ही पूछे यूनिट्स ऑफ लेंथ, क्वेश्चन में जैसे ही पूछे यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो आपका आंसर होना चाहिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, व्हाट आर द सिंबल ऑफ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सर आप बताएंगे कि किलोमीटर का सिंबल, किलोमीटर का इस तरह से किलोमीटर, स्मॉल के स्मॉल एम, मीटर का स्मॉल एम, सेंटीमीटर का स्मॉल सी स्मॉल एम एंड मिलीमीटर का स्मॉल डबल एम, राइट। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द सिंबल ऑफ दिस यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो आपने यहाँ पर देखा, आपको पढ़ना है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एंड क्या बच्चों आपको जस्ट हमने बताया था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वी कैन मेजर फ्रॉम द आवर 50 सेंटीमीटर स्केल, सो दैट इज द 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटा को हम नाप नहीं सकते बच्चों। कभी भी इसमें का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखना है कि किलोमीटर्स नहीं होता है, मीटर्स नहीं होता है, सेंटीमीटर्स नहीं होता और मिलीमीटर्स भी नहीं होता है। ओके, हमेशा ये क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है और किलोमीटर होता है। कभी इसमें एस लगा करके ऐसा ना हो कि आप प्लूरल बना दें इसको, और ना ही इसके बाद इन यूनिटों के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीजों को बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक बच्चों आपने पढ़ा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ओके, सो इसको आप देख लीजिएगा कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि कर्व चीजों को नापने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम थ्रेड लेंगे, जिस तरीके से ये देखिए ये कर्व एक ऑब्जेक्ट है और इसको नाप रहा है थ्रेड से, या हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ डिस्क्राइबिंग अ पोजीशन। बच्चों किसी भी चीजों का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। बोलेंगे सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट वो होता है कि व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या पॉइंट भी हो सकता है। जब भी फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑब्जेक्ट से किसी चीजों का दूरी को बताया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। चलिए मान लेते हैं कि एक इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप पार्क में घूम रहे हैं और आपसे पूछा कि बताओ एक गाय भी चल रही है वहां पर, है ना, बताइए कि पार्क की दूरी क्या है। तो आप बोलेंगे सर गाय से पार्क की दूरी है, और वो गाय खुला हुआ है, पार्क की दूरी है 5 किलोमीटर। अब रेफरेंस पॉइंट हमने क्या बताया था कि रेफरेंस पॉइंट कभी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। रेफरेंस पॉइंट किसका होता है, हमेशा फिक्स चीजों का होता है बच्चों। तो हमेशा फिक्स चीजों का ही रेफरेंस पॉइंट लेना है, ये नहीं कि मूव करते हुए वस्तु का लेना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, गाय चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो उसकी डिस्टेंस तो कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपने जब भी ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये किलोमीटर स्टोन तो जरूर देखा होगा आपने, या आजकल थोड़ा सा क्या एडवांस हो गया है तो किलोमीटर बोर्ड लिखा हुआ होता है। तो सपोज दैट ये लिखा हुआ है दिल्ली 70 किलोमीटर। तो बच्चों ये दिल्ली 70 किलोमीटर, जहां आपकी व्हीकल या जहां आप हैं वहां से दिल्ली 70 किलोमीटर, राइट। तो ये क्या हो गया, दिल्ली इज अ रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया, दिल्ली क्या है, रेफरेंस पॉइंट। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें और कितना दूरी कवर करना है। उसी तरह से ये भी एक जो डायग्राम है ये रेफरेंस पॉइंट का ही उदाहरण है बच्चों। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये एक बस स्टैंड है, ये स्कूल है और ये गार्डन है। अब इन तीनों की डिस्टेंस अगर बताए पद्माज हाउस से, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि यहां से बस स्टैंड की दूरी ज्यादा हो जाएगा, और जबकि दीपा हाउस से बस स्टैंड की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लेते हैं इसने बताई 2 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ बस स्टैंड इज 2 किलोमीटर। तो इसका रेफरेंस पॉइंट ये तो अपने घर से ले रही है, और ये जो पद्मा है ये अपने घर से ले रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट
एक फिक्स पोजीशन है। तो इसको बताना पड़ेगा कि हमारे घर से, दीपा को बताना पड़ेगा कि हमारे घर से बस स्टैंड की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। उसी तरह से पद्मा को भी यह बताना पड़ेगा कि मेरे घर से बस स्टैंड की दूरी 5 किलोमीटर है और मेरे घर से गार्डन की दूरी 1 किलोमीटर है। सो इन दिस केस पद्मा का जो घर है या तस्नीम का जो घर है, ये क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो एनी फिक्स पोजीशन और पॉइंट फ्रॉम वेयर एनी डिस्टेंस इज स्टेटेड, दैट पॉइंट और फिक्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम किसी फिक्स वस्तु व पॉइंट को लेते हैं और वहां से किसी चीजों का दूरी बताते हैं तो वो फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है बच्चों। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज यहां दिखाया हुआ बच्चों, 1 किलोमीटर स्टोन है और इस तरीके से पोजीशन ऑफ किलोमीटर, थोड़ा सा यहां समझिए। अब बच्चों यहां पर देखिए, ये क्या है, इंडिया गेट है ना। आपने, अगर आप में से कई लोग दिल्ली गए होंगे तो ये इंडिया गेट आपने देखा होगा, इंडिया गेट है बच्चों। अब यहां पर देखिए दिल्ली क्या दिखा रहा है, 0 किलोमीटर। यहां पर दिल्ली क्या दिखा रहा है, 10 किलोमीटर। यहां पर सर 20 किलोमीटर, यहां पर 30 किलोमीटर। मतलब कि जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि आपका दोस्त है, ये आपका एक दोस्त है और ये यहां से चलना स्टार्ट किया, तो किलोमीटर स्टोन देख के क्या बताएगा कि सर डिस्टेंस ऑफ दिल्ली इज 70 किलोमीटर। सो इन दैट केस रेफरेंस पॉइंट कहां लिया जा रहा है, ये इंडिया गेट का रेफरेंस पॉइंट लिया जा रहा है। सो रेफरेंस पॉइंट इज दैट इंडिया गेट बिकॉज इंडिया गेट इज अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ता है, सो इट इज 6 किलोमीटर। सो दिल्ली इज लेफ्ट विद ओनली 60 किलोमीटर। सो बाई वॉचिंग द किलोमीटर स्टोन दैट गाय इज कैन टेल दैट व्हाट इज द डिस्टेंस लेफ्ट टू कवर। ओके, सो रेफरेंस पॉइंट हियर इज न्यू दिल्ली का इंडिया गेट। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं और यहां पर आप बताइए। मान लेते हैं आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है और लखनऊ में आपको जाना है अंबेडकर पार्क। कहाँ जाना है, अंबेडकर पार्क। आपने जीपीएस लगाया बच्चों, आपने अपने मोबाइल में क्या लगा लिया, जीपीएस लगा लिया। जीपीएस जैसे ही लगाया आपको डिस्टेंस बता दिया कि 575 किलोमीटर। एक रफ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो बच्चों बता सकते हैं आप कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन होगा, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है जर्नी कहाँ से, दिल्ली से। बताइए आपका रेफरेंस पॉइंट, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, दिल्ली होगा या लखनऊ का अंबेडकर पार्क होगा बच्चों। दिस इज फॉर यू, राइट, ये आपका टास्क है, आपको बताना। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपको जाना है आगरा का ताजमहल देखने के लिए, है ना। आपको जाना है कहाँ, आगरा का ताजमहल देखने के लिए। और आपने जर्नी अपनी स्टार्ट किया है कहाँ से, आपने अपनी जर्नी कोलकाता से स्टार्ट किया है, कोलकाता से स्टार्ट किया है। तो बताइए आपका इस कंडीशन में रेफरेंस पॉइंट कोलकाता होगा या आगरा का ताजमहल होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे बच्चों, तभी मैं समझूंगा कि आपने रेफरेंस पॉइंट को समझ लिया है। नाउ कमिंग टू द मूविंग थिंग्स। कोई भी मूविंग थिंग्स को हम रेफरेंस पॉइंट में बच्चों नहीं लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रांसपोर्ट है, ये व्हीकल्स है और ये चल रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं इस मूविंग चीज़ों में आप बैठे बैठे कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि व्हीकल ऑलरेडी मोशन में है और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो पता करने के लिए आपको क्या है, बाहर देखना पड़ेगा। मान लेते हैं बाहर एक ट्री है, तो ये इस ट्री को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन में आपका चल रहा है गाड़ी, तो जब ट्री को क्रॉस कर जाएगा और आगे ट्री नहीं दिखेगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ हमारी बसें जो है क्या है, मोशन में है। तो मोशन क्या होता है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एंड विद टाइम। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर मान लेते हैं हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, या हमें जाना है यहाँ, और जैसे जैसे आप नज़दीक इसके बढ़ते जाएंगे तो आपका देखेंगे कि डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी, टाइम भी क्या हो जाता है, कम बताना शुरू हो जाता है कि अब आपको इतना टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ आपको मैंने बताया कि आपको कोलकाता जाना है और आपने जर्नी किया है पटना से स्टार्ट। सो जैसे ही आपने जीपीएस लगाया, आपको बता दिया कि आपको लगने वाला है 5 घंटे 57 मिनट। जैसे आप थोड़ा और दूरी कवर करेंगे तो आपको बताएगा कि 4 घंटे 5 मिनट या 3 घंटे 5 मिनट, इस तरीके से जैसे जैसे नज़दीक बढ़ते जाएंगे। सो इट मीन्स दैट यू आर इन मोशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? An object is said to be in a motion if its position changes with respect to the reference point with time. And what is the definition of rest? इसका just opposite. If an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be in rest. So here two definition has been defined. What is motion and what is rest? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब वो अपना पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, तो उसको हम मोशन में बोलते हैं।
अगर वो अपना पोजीशन टाइम के साथ विद रेफरेंस टू आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं बताता है तो उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में। बच्चों यहाँ पर आपको मोशन पढ़ना है, टाइप ऑफ मोशन पढ़ना है। सो हमें यहाँ टाइप ऑफ मोशन में बेसिकली 3 मोशन हम देखेंगे। पहला देखेंगे लीनियर मोशन को, दूसरा देखेंगे सर्कुलेटरी मोशन को, और तीसरा हम देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन को। 3 मोशन आपको पढ़ना है बच्चों। एक बात हमारे साथ रिपीट कीजिए, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट, लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन बच्चों? लीनियर मोशन आर द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और पाथ कह सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, along a straight line or path, its motion is called linear motion. It's a very simple definition. आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में गुजरती है, एक ही डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शन में गुजरती है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। वो एक डायरेक्शन में अगर कोई चीज चलना शुरू कर दे तो उसको हम बोलते हैं, यानी अपना पोजीशन एक डायरेक्शन में चेंज कर रहा हो तो उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। यहाँ सर्टेन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन फॉर योर हेल्प। यहाँ पर देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो मूविंग द बॉक्स और पुशिंग द बॉक्स इन अ डायरेक्शन विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन का एग्जाम्पल। यहाँ कुछ गर्ल्स देखिए, बालिकाएं जो है मार्चिंग कर रही है। सो मार्चिंग कंटिजेंट है ना, एक डायरेक्शन में मार्च कर रही है, तो वह भी एग्जाम्पल होगा लीनियर मोशन का बच्चों। यहाँ एक ट्री दिख रहा होगा और वहां से ऑरेंज कुछ नीचे गिर रहे हैं। सो यहाँ भी देखिए एक ही डायरेक्शन में, कोई रिवर्स नहीं होगा, ये एक ही डायरेक्शन में है। सो दिस मोशन विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ लीनियर मोशन। सपोज बी थ्रो अ इरेजर और बॉल फ्रॉम एबव, ऊपर से हम एक बॉल गिरा दिए तो यह भी क्या हो गया, लीनियर मोशन में है। मान लेते हैं बुमराह बॉलिंग कर रहा है एक बैट्समैन को और बॉलिंग करके यहाँ पर मारा, यहाँ पर दिया, तो यह भी एग्जांपल किसका हो गया, लीनियर मोशन का। और सेम वे में इन रिटर्न बैट्समैन इसको मार दिया बाउंड्री के बाहर, तो यह भी क्या हो गया, लीनियर मोशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो बॉल जा रहा है। ओके, अब आइए बात करते हैं हम कुछ अदर मोशन का। तो हमने बोला था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन विच यू हैव टू रीड, दैट इज द लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद एग्जांपल द लीनियर मोशन। नाउ कमिंग टू द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बच्चों देखिए, सर्कुलर मोशन क्यों जरूरत पड़ी, ऑसिलेटरी मोशन क्यों जरूरत पड़ी? क्या आप यह इमेजिन कर सकते हैं कि हर चीज का जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा? यानी डू यू थिंक दैट ऑलवेज मूव विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन? आप बोलेंगे नो सर, हम तो सर्कुलर पाथ पर भी घूमते हैं। कब हम सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं? तो आप कभी भी मेला में गए होंगे तो कभी भी आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजों का है ना, इस तरह का टॉय जो हॉर्स टॉय होता है उस पर चढ़ा होगा, तो इस किस तरह का मोशन करता है, गोल 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 घूमता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर वो सर्कुलर पाथ में बार बार कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसके मोशन को, इसके गति को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और हिंदी में इसको बोला जाता है वृत्तीय गति, राइट। इफ देयर इज एनी कैंडिडेट ऑफ हिंदी देन दे कैन से दैट दिस मोशन विल बी कॉल्ड सर सर्कुलर मोशन और वृत्तीय मोशन। उसी तरह से यहाँ आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। आप अपने एक बॉल या इरेजर को एक थ्रेड से बांध लीजिए और इसके अपने ओवरहेड गोल गोल घुमाइए। सो ये जो मूवमेंट होगा ना थ्रेड से बंधे हुए इरेजर का या बॉल का या पोटैटो ले लीजिए, उसको घुमाइए। सो दिस मोशन विल बी कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इसका मूवमेंट जो है ना बच्चों एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर आपसे एग्जाम में या पूछ दे कि व्हाट इज oscillatory motion, what is circular motion and what is linear motion, so I have already covered linear motion and circulatory motion, so you can write down, of course you can write down with example. Okay, example को जरूर याद रखना है। Now coming to the last topic, that is oscillatory motion बच्चों। When an object moves to and fro, जब किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है उसके गति का। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, आगे और पीछे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर आगे और पीछे सेम पोजीशन में अपना आ रहा है तो उसको about the some fixed position its motion is called oscillatory motion. So इस definition को भी आपको याद रखना है। When an object moves to and fro about some fixed position its motion is called oscillatory motion. यहाँ पर आप पार्क में अगर गए होंगे तो यहाँ एक इस तरह का झूला आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बच्चा जो है झूला झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, तो ये जो स्विंगिंग मूवमेंट जो है ना दिस विल बी कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर एक इरेजर को हम ये क्या कर रहे हैं, नीचे बांध के इसको आगे पीछे कर रहे हैं। सो दिस मोशन विल ऑल्सो बी कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सो हेयर आर सर्टेन एग्जाम्पल विच हैज बीन गिवन फॉर यू। यहाँ से आप देख करके कौन सा जो है कौन मोशन में है उसे आप इसमें आपको भरना है। ये ब्लैंक छोड़ा गया है स्पेशली फॉर यू और इसको कमेंट सेक्शन में आप बताना है आपको हमें, राइट। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।